अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। आज जश्न आज़ादी है। पाकिस्तान 76 बरस का हो चुका। किसी भी मुल्क और कौम की तारीख में 76 बरस एक बड़ा कलील वक्त होता है। कौमों के लिए कहा जाए तो ये बचपने की बात है, लेकिन जो बच्चे गलतियों से नहीं सीखते, बचपने में की हुई, तो फिर वो गलतियां लड़कपन में, जवानी में, अधेड़ उम्री में पीछा करती हैं। पाकिस्तान ने इन 76 सालों में बहुत से तजुर्बात किए। हमारे जो सियासी लेबॉरेटरी है उसमें जो तजुर्बात हुए, हमने आमरीत को आजमाया, हमने जमहूरियत को आजमाया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी देखी, सदारती निज़ाम की बातें हुई। सदूर जो है वो बड़े बाइख्तियार गुजरे। और इस तमाम वक्त के दौरान हमने ये भी देखा कि हाइब्रिड रेजीम आई, हाइब्रिड प्रो मैक्स जो शहबाज शरीफ साहब किया वो देखी। लेकिन एक के बाद एक निज़ाम ने इस मुल्क के अवाम को मायूसी दी। मुल्क के अवाम को जब भी कोई निज़ाम गया वो उस सूरत में गया कि उनको ये लगा अवाम को कि शायद इनके पास हमारे मसाइल का हल नहीं है। इस 76 साल के वक्त के दौरान पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ, आज बड़ी संजीदगी के साथ उसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है कि हम कहाँ खड़े हैं आज, जब पाकिस्तान के यौम आज़ादी के दिन 8वें निगरान वज़ीर आज़म ने हल्फ उठाया है। एक निगरान काबीना बनने जा रही। खदशात मौजूद हैं कि पाकिस्तान जो है वो अब एक नए जो फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है उसकी तरफ बढ़ रहा है। गुज़श्ता रोज़ जश्न आज़ादी के आगाज़ के मौके पर आउट गोइंग प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने 16 माह की जो अपनी कारकर्दगी है उस पर किस तरीके से तबसरा फरमाया, मैं आपको आगाज़ में वो सुनवाना चाहता हूँ। रिकॉर्ड गवाही देता रहेगा कि मुख्तसर तरीन मुद्दत में हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने और इसके नतीजे में आने वाली बहुत बड़ी तबाही से कौम को बचा लिया। उनका कॉन्फिडेंस बड़ा अरूज पर नज़र आता है। एक ऐसे वज़ीर आज़म जिनके पास अपने 16 माह में कारकर्दगी के नाम पर बताने के लिए इसके सिवा कुछ नहीं है कि उन्होंने कितनी कामयाबी के साथ IMF से कर्जा हासिल किया। पाकिस्तान के जो इस वक्त मसाइल हैं वो बहुत गंभीर हैं और इन गंभीर मसाइल के साथ हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, इसी के साथ ही हम डिबेट का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़िया निगार और ब्यूरो चीफ़ हैं बोल न्यूज़ के साहब। मुझे स्काइप के ज़रिए जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब पीपल्स पार्टी से, और नज़ीर लगारी साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार, वो भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आमिर हसन साहब से मैं गुफ्तगू का जो है वो आगाज़ करता हूँ। आमिर हसन साहब, मुझे बताइएगा, पाकिस्तान जो है वो 76 साल में जिस जगह पर खड़ा है, एक निगरान वज़ीर आज़म जो हैं वो अब हल्फ उठा चुके हैं, उनकी काबीना भी कायम हो जाएगी। आपको लगता है कि जो मैंडेट होता है एक निगरान वज़ीर आज़म का कि उसने फ्री फेयर इम्पार्शल रहते हुए, गैर जानिबदार रहते हुए इलेक्शंस करवाने हैं, क्या वो इसी एजेंडे के साथ आए हैं, यही एजेंडा इम्प्लीमेंट होगा? देखिए, आईनी तौर पे तो यही एजेंडा है, लेकिन जितने भी निगरान हुकूमतें देखें जो कि ये 18वीं तरमीम के बाद आई हैं, उसमें वज़ीर आज़म का कोई ख़ास किरदार रहा नहीं है। आप जितने भी वज़राए आज़म देखें वो ज़ाती तौर पे शरीफ हो सकते हैं, उनकी दखल अंदाजी कम हो सकती है, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली ये जो ज़िम्मेदारी है और जिसका बड़ा रोल है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। हमने बहुत कुछ सीखा है, पहले निगरान हुकूमतें बनती रही हैं, पहले जो मुखालिफ होता था हुकूमत तोड़ी जाती थी, और जो उनके मुखालिफ होता था, कभी जतोई साहब, कभी मिराज खालिद साहब, उन्हें प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता था निगरान, और पहले समझ आ जाती थी कि अब इलेक्शन के रिजल्ट क्या आएंगे। बाद में ये निगरान हुकूमतें आई हैं, लेकिन अब भी समझ आ जाती है कि क्या होने जा रहा है, सिवाय इस दफ़ा के कन्फ्यूजन बहुत है। इस दफ़ा ये आवाज़ उठी कि पुराने जजेस को, रिटायर्ड जजेस को या दूसरे ब्यूरोक्रेट्स को लाने की ज़रूरत नहीं है, सियासी लोगों को लाने की ज़रूरत है। एक हद तक ये बिल्कुल ठीक आर्ग्यूमेंट था, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर लेके आए गए हैं, मेरे ख्याल से ये आर्ग्यूमेंट तो उसे रद्द कर देता है सारी चीज़ को। अगर आप किसी सीनियर जज पे या सीनियर ब्यूरोक्रेट पे तनकीद करते हैं कि ये कैसे पॉलिटिकल फैसले करेगा, तो एक ऐसा शख्स जिसे जुमा 8 दिन हुए हों पॉलिटिक्स में आए हुए, और उसकी बुनियाद भी कोई सियासी नज़रिया, सियासी तहर्रुक, सियासी मूवमेंट या सियासी पॉलिटिकल एक्टिविज्म ना रहा हो, बल्कि किसी खास लगाव की वजह से कोई आ गया हो, तो ये इसने भी बड़ा नुकसान किया है। तो मैं कोई इतना मुतमईन और पुरुमीद नहीं हूँ इस तकर्रुर के साथ। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हमें थोड़ा सा अगली जो आने वाली असेंबली है, अगर निगरान हुकूमतें
लानी है तो एक अमेंडमेंट और लानी पड़ेगी कि कम से कम निगरान वजीर आजम, पाकिस्तान के साबिक सदूर, साबिक वज़राए आजम, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, साबिक जो हों सेनेट के चेयरमैन या फिर वज़राए आला जो मुंतखब हों, बैरिस्टर साहब जो मुंतखब रह चुके हैं उनमें से किसी को वजीर आजम बनाया जाए। बैरिस्टर साहब, मैं जाहिर है कि आप तकर्रुरी के हवाले से अपने कुछ खदशात का, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ज़रा कुछ सुनवाना चाहता हूँ। गुज़श्ता 20-25 दिन से आपने कमेटी बनाई हुई थी, हुक्मरान इत्तेहाद मशावरत कर रहा था, बड़ी बड़ी सियासी जमातें उसमें शामिल हैं, उसमें मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUIF, पाकिस्तान की सियासी हकीकतें हैं वो, और दूसरी तरफ राजा रियाज साहब, जिनको जो बल्ले के निशान पे तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन जीत कर आए, वो बन गए अपोजिशन लीडर। किस तरीके से बने वो भी सबको मालूम है। आज ना वो तहरीक इंसाफ को ऑन करते हैं, ना तहरीक इंसाफ उन्हें ऑन करती है, ना ही अपोजिशन की दीगर जमातें उनके ऊपर कोई एतमाद करती हैं। उन्होंने जो कहानी बताई है कि आपके मुतफ़िका वज़ीर आज़म ने किस तरीके से उनके दिए हुए नाम पर इत्तफाक किया और अपने नाम पर इसरार तक नहीं किया, वो जरा सुन ले, फिर मैं सदीक जान से सवाल करूंगा। आपके लिए मैं सुनवा रहा हूँ, ये सुनवाएं जी। राजा रियाज साहब ने क्या बताया? हमें 3 इनमें से कौन सा नाम आप करना चाहते हैं? अच्छा, मैंने कहा जी ये बलूचिस्तान के, बाकी जो तो थे वो पंजाब के थे। अच्छा, तो मैंने कहा जी ये बलूचिस्तान के अगर ये हो जाए तो इसका अच्छा असर आएगा और छोटा सूबा एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा, तो उन्होंने कहा मैंने मशवरा कर लिया, ओके डन। मैंने मशवरा कर लिया, ओके डन, यानी कि कुल 3 सेकंड्स लगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान उस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब थे, 14 जमातों को वो लीड कर रहे थे, उन्होंने अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब की बातें सुनी, उन्होंने कहा ठीक है, ओके डन। 3 सेकंड्स में मामला हल हो गया। इत्तफाक़ राय से होना चाहिए, अच्छी बात है। सदीक जान साहब, ये बड़ी बड़ी सियासी जमातें, ये तो बड़ी इनकी मशावरत चल रही थी, नाम चल रहे थे, इसरार तो करना चाहिए था, अपने नाम पे इंसिस्ट तो करना चाहिए था शहबाज शरीफ को। देखिए सनकवी साहब, बैरिस्टर साहब ने जो बात की ना, यही असल बात है और अप्रिशिएट करना चाहिए उन पॉलिटिकल लीडर्स को या पार्टियों में मौजूद उन रहनुमाओं को जो कम से कम खुल के बात तो कर रहे हैं। देखें बैरिस्टर साहब ने बात की ना, अब व्यूअर सुनेगा, वो अप्रिशिएट करेगा कि हाँ यार एक बात दुरुस्त बात कर रहे हैं बैरिस्टर साहब। कम से कम ये बैरिस्टर साहब वो काम नहीं कर रहे। आपने देखा कि खुर्शीद शाह साहब ने एक बयान दिया और उन्होंने हैरत का इजहार किया कि नाम कहाँ से आया, हमें तो पता ही कोई नहीं था, ये कैसे हुआ, क्या हुआ। और उसके बाद फिर शाजिया मरीज़ साहबा का एक बयान जारी होता है पीपल्स पार्टी की तरफ से और चैनल्स को कॉल्स करके रिक्वेस्ट की जाती है, प्लीज़ खुर्शीद शाह साहब का बयान मत चलाएं, प्लीज़ शाजिया मरीज़ साहबा का बयान चलाएं। और उसमें आप पढ़ें, बड़ा टेक्निकल पीपल्स पार्टी ने उसके ऊपर बयान दिया कि हमने मैंडेट दे दिया था शहबाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब ने ये किया है। ये भी नहीं कह रहे कि हमें एतराज़ है, ये भी कह रहे हैं कि हमें, और वो कह रहे हैं कि तफज़ात हमारे कोई नहीं है, शहबाज शरीफ साहब ने किया है, हमने उनको मैंडेट दिया था। मामला यह है कि आज आप देखें हमारे सदर में क्या हुआ है। आज हमारे सदर में ना आसिफ अली जरदारी साहब थे, ना बिलावल साहब थे, ना कोई और सेंट्रल जो मेन लीडरशिप है पीपल्स पार्टी की, जो वो उनमें से कोई नहीं था। PMLN शहबाज शरीफ साहब ने तो होना ही था, ज़ाहिर है वो जा रहे थे और उन्होंने उस तकरीब में मौजूद होना था। PMLN के तरफ से 3 और लोग थे, शकील अमान साहब, अमीर मकाम साहब और कांजू साहब। कोई वो जो आपको वजीर गरजते बरसते हुए नजर आते थे, जो लीडिंग पोजीशन में, वो भी नहीं थे। देखें ये बात समझ आ गई है पीपल्स पार्टी को भी, नून लीग को भी, कि इनके साथ हाथ हो गया, खेल इनके हाथ से निकल गया है। और अब मुझे क्या लग रहा है, मुझे तो ये भी लग रहा है कि सिंध का निगरान सेटअप भी पीपल्स पार्टी के हाथ से निकलने जा रहा है। इस वक्त पीपल्स पार्टी वहाँ का निगरान सेटअप लेने के लिए तगोदो कर रही है कि किसी तरह से हमें वहाँ पे निगरान सेटअप सिंध में तो हमें दे दो, जो हमारा हिस्सा बनता है। देखें मौलाना साहब के साथ हाथ हो चुका है, मौलाना साहब के साथ हाथ हुआ, KPK में जितने मौलाना साहब के मिनिस्टर्स थे जिसपे पीपल्स पार्टी के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन सबसे इस्तीफे ले लिए गए। वफाक में जिनको नवाज शरीफ साहब लाना चाहते थे, नवाज शरीफ और नून लीग के साथ भी हाथ हो गए। अब बारी है पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी इस वक्त मोहतात इसलिए है कि वो वहाँ पे निगरान सेटअप लेना चाहते हैं, मकबूल बाकिर साहब को या किसी को अपनी तरफ से लाना चाहते हैं, अगर वहाँ से भी। लेकिन मुझे ये नज़र आ रहा है इस नकवी साहब कि वो जो एक बयानिया बनता था ना, जो कहा जाता था, वो प्रैक्टिकली होने जा रहा है कि सियासतदानों के बस की बात नहीं है। गो कि डिक्टेटरशिप में भी यही होता था, लेकिन इसमें एक नया एक तरीकाकार है कि सियासतदानों के पास की बात नहीं है, ये मुल्क नहीं चला सकते, ये प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सकते, ये टैक्स नहीं लगा सकते, ये जल्दी दुकानें बंद, मार्केटें बंद नहीं करवा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। लिहाजा इनको ज़रा रेस्ट दिया जाए और मुल्क को सही जो है वो सही मुझे टेक्नोक्रेट से जरिए चलाया जाए। नज़ीर लगारी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। नज़ीर लगारी साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। मैं आपको आगाज़ में अख्तर मेंगल साहब की गुफ्तगू सुनवाना चाहता हूँ। वो जिन खदशात का इजहार कर रहे हैं अनवारुल हक काकड़ साहब के नाम को लेकर, आप ज़रा वो सुन लीजिए, फिर मैं आपसे आपकी राय जानूंगा। ये ज़रा सुनिए कि मेंगल साहब क्या फरमा रहे हैं। इख्तियार वज़ीर आज़म का लाने का इख्तियार हुआ आपका और लीडर ऑफ द अपोजिशन का है,
लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन केयर टेकर एंड अंडरटेकर। केयर टेकर वो होता है जो किसी चीज का ख्याल रखे और बाहिफाजत उसको उसके मालिक के हवाले करें, लेकिन अंडरटेकर जो होता है वो होता है गोरखन। तो इस तरह ना हो कि आप ऐसे के अंडरटेकर को ले आए जो जमहूरियत की और हमारी सियासी कबर बना ले। नज़ीर लगारी साहब, आपने सुना मेंगल साहब क्या कह रहे हैं। वो तो गोरकन की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी सियासी कबर ना बना दें। ये खदशात ये क्यों जन्म ले रहे हैं हुकूमत के अपने इत्तेहादियों के दरमियान? पीपल्स पार्टी, नून लीग, वो भी कोई उस तरीके से बहुत फोर्थ कमिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई वेलकमिंग जेस्चर्स नहीं दिए जा रहे। इसकी क्या वजह है? मेरे ख्याल में अगर ये तमाम सियासी फरीकैन के साथ कोई गेम किया जा रहा है, अगर मेरा बहुत बड़ा है, अगर ये किया जा रहा है, जिस तरह अगर ये तासुर हो रहा है तो इस तासुर को दूर किया जाना चाहिए। अगर ये तासुर दिया जा रहा है कि कोई और इस सिस्टम को चलाएगा और सियासतदान नहीं चलाएंगे, इस तासुर को दूर होना चाहिए। और अगर ये समझा जा रहा है कि हम तमाम सियासतदानों को मैदान से निकाल कर और कोई नए खिलाड़ी लाएंगे तो इसको भी निकाल देना चाहिए, इसलिए कि जो भी नए खिलाड़ी हमें ताकत के मराकज़ से अब तक मिले हैं वो यही कुछ हैं। अब कोई आसमान से नहीं आएंगे। अगर आसमान से आपके पास आ सकते हैं तो ज़रूर ले लें, लेकिन आसमान से नहीं आएंगे। आपके पास यही लोग होंगे, एक बंदा जो जेल में है और बाकी बंदे जो जेल से बाहर हैं। अगर इनमें से आप इन तमाम का सफाया करके कोई नई चीज़ लाना चाहते हैं, अगर कोई चीज़ नहीं, मेरा अगर बहुत बड़ा है, तो वो खाम ख्याली होगी, वो गलत होगा और वह पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा और वो जो नहीं होना चाहिए। सही। मैं अब भी समझता हूँ कि इलेक्शन होंगे, मैं अब भी समझता हूँ कि एक ऐसे शख्स को बतौर वज़ीर आज़म लाया गया है जो अब तक जितने बार उसका सियासी कैरियर है वो बेदाग है। अब तक हमारे सामने उनका सियासी कैरियर बेदाग है और वो जो अदम तवाज़ुन सियासत में पैदा हो चुका है उसमें भी एक तवाज़ुन पैदा किया जा सकता है। लेकिन अब किसी को लाने ले जाने, निकालने और या डालने या ऊपर लाने या नीचे ले जाने की बातें नहीं होनी चाहिए। अब पाकिस्तान के अवाम को ये मौका दिया जाए कि वो अपनी जो भी क़यादत मुंतखब करें और उन्हें इक़्तिदार में लाएं। अगर कोई और तरीका किया जाता है, अगर ये जी प्लीज कंटिन्यू। मैं आपसे अगर सफाया करने का फैसला किया जाता है तो बहुत कुछ का सफाया हो जाएगा। और ये 9 मई जो था उसके जो भी अवामिल थे, उसके जो भी असबाब थे, फिर मैं नहीं चाहता हूँ, ना कहता हूँ कि 9 मई फिर होगा, लेकिन ज़्यादा लोगों का तमाम चीज़ों पर से एतमाद उड़ जाएगा और वसी पैमाने पर लोग जो हैं वो शदीद डिप्रेशन में चले जाएंगे और कोई भी डिप्रेस शख्स जिसको दीवार से लगा दिया गया हो वो किसी भी किस्म का रद्द-ए-अमल दे सकता है। सही। नज़ीर लगारी साहब, आपने भी ज्वाइन नहीं किया था जब मैंने प्रोग्राम का आगाज़ किया, उसमें मैंने वज़ीर आज़म की गुज़श्ता रोज़ की तकरीर के चंद जुमले चलाए थे। मैं आपसे उसके ऊपर तबसरा चाहता हूँ, फिर मैं ब्रेक लूँगा और ज़ाहिर है कि फिर बैरिस्टर साहब की तरफ चलेंगे। पीपल्स पार्टी से मुतल्लिक बहुत ही अहम सवालात हैं। वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो 16 माह की अपनी कारकर्दगी जिस तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान को मसाइल के मंझधार से निकाल दिया है, वो ख़ुद को पोर्ट्रे कर रहे हैं कायदे आज़म सानी के तौर पर, जैसे पाकिस्तान के तमाम मसाइल जो हैं वो हल कर लिए। और उन्होंने कहा कि जो 16 माह में हमने डायरेक्शन दी है इस पर अगले 5 साल चलें, इसी डायरेक्शन पर जो हमने किया है यही काम किया जाए तो पाकिस्तान तमाम मसाइल पर काबू पा लेगा। आप उनकी इस बात से एग्री करते हैं? एक तो ये है कि मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूँ। जिस खराबी को वो ठीक करने की बात कर रहे हैं वो खराबी मौजूद थी। वो जो आसमान से लाए गए लोगों को 2018 में लाया गया था, ये खराबी उनके आने से पैदा हुई थी और वो खराबी जो अब बर्बादी तक चली गई थी, वो बर्बादी जब इनके हाथ में आई तो मजीद बर्बादी हो गई। और अब तक के हालात जो हैं, आपके लिए जो बहुत बुरी खबर थी वो अच्छी खबर बनी। वो ये कि आपको कर्जा मिल गया। ये किसी भी कौम के लिए बुरी खबर होनी चाहिए, इसको अच्छी खबर नहीं होना चाहिए। और हम बच गए डिफॉल्ट से, ये भी आपके लिए एक अच्छी खबर थी। लेकिन अगर दोबारा ये फैसला होता है कि एक सिलेक्टेड के बाद कुछ और सिलेक्टेड और मजीद सिलेक्टेड लाए जाते हैं
तो फिर उस तबाही का कोई अंदाजा ही नहीं कर सकता जो उसके बाद आएगी। इसलिए कि जो कुछ पिछले सेलेक्टेड ने किया है वो बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं था, तबाही था। वो मुल्क के लिए खतरनाक था, इदारों के लिए खतरनाक था, वो मईशत के लिए खतरनाक था, वो सियासत के लिए खतरनाक था, इवन वो सिक्योरिटी के लिए खतरनाक था, हर चीज के लिए खतरनाक। सही नजीर लगारी साहब, पाकिस्तान के तारीख जुग्राफिया के लिए खतरनाक था, वो पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरनाक था। जो कुछ भी 3.5 साल के दौरान में वो किया गया है, इतना बड़ा मजाक पाकिस्तान की पूरी 70-75 साल की तारीख में नहीं हुआ जितना बड़ा मजाक पिछले 3.5 साल में। और प्लस ये जो 1.5 साल है इसके दौरान जो कुछ हुआ है वो मजाक से भी बदतर था। सही। अगर आपने कोई और इसी तरह से कोई नामजद निजाम, कोई सेलेक्टेड निजाम चलाने के लिए रास्ता ढूंढा गया तो वो रास्ता कुछ नहीं होगा, अंधेरा होगा, भूल भुलैया होंगी, खतरात होंगे, जिन्नात होंगे, देव कहानियां होंगी, देव मालाएं होंगी, बहुत बड़े खतरनाक हालात होंगे। मेरे ख्याल में उस तरफ नहीं जाने का नहीं सोचा जाएगा। मैं अब भी पर उम्मीद हूं कि ऐसा नहीं सोचा जाएगा। सही। बैरिस्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि काकड़ साहब वज़ीर आज़म बन गए हैं और उससे पहले काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने नई मरदमशुमारी का ऐलान कर दिया है। जो आउट गोइंग गवर्नमेंट है उसने कह दिया कि नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन होंगे। मुझे आइन के हिसाब से बताएं कि आइन की किताब जो कहती है कि शेल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, शेल बी हेल्ड, जो इलेक्शंस हैं वो वक्त से पहले तहलील होने पर असम्बली 90 रोज़ में होने हैं। तो क्या आइन के इस प्रोविज़न को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का नई मरदमशुमारी को नोटिफाई करने का फैसला ओवरराइट कर सकता है? देखिए जी, मेरे ख्याल से इस पे फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को करना है और सीसीआई ने भी अपने इजलास में यही कहा था कि हम ये बात अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रेफर करते हैं कि वो फैसला करे कि कितनी देर में वो ये डिलिमिटेशन का मरहला पूरा करेगी और इलेक्शन करवाएगी। लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बड़ी खामोशी है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस असेंबली अपनी मुद्दत से पहले ख़त्म हो तो 90 दिन के अंदर होना लाजिम है, मैं बार बार कह रहा हूँ। लेकिन इसी तरह ये भी एक आईनी तकाजा है कि अगर मरदमशुमारी हो जाती है और उसका नोटिफिकेशन हो जाता है तो डिलिमिटेशन होनी है। तो इस पे अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चाहे उसने बहुत सा काम किया हुआ है और 5 साल में उसने इलेक्शन ही तो करवाना होता है और इसके अलावा वो क्या कर रहे होते हैं पूरे 5 साल। तो अगर वो इसे हंगामी बुनियादों पे करे तो डिलिमिटेशन हो के वक्त के अंदर इलेक्शन हो भी सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूं कि जो लगारी साहब ने फरमाया पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक निचोड़ है कि अगर हम सियासी हुकूमतों से दूर रह के कोशिश करेंगे कि गैर सियासी सेटअप या कोई बगल बच्चा आके पाकिस्तान के हालात रिमोट के जरिए बेहतर होंगे, तो ऐसा कभी नहीं हुआ। उसने पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, इसे मैं मानता हूं। दूसरी बात जो सदीक जान साहब ने फरमाया है, देखिए ये हाथ वाली बात नहीं है। हाथ तो किसके साथ होता है? किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हाथ नहीं होता, हाथ अल्टीमेटली अवाम के साथ होता है। अब ये हर वक्त अपना जीतना के उससे हाथ किसी से नहीं हुआ, ना कोई किसी से। हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं काकड़ साहब से, हमें कोई ऑफिशियली उन पे एतराज भी नहीं है। मैंने तो ओवरऑल एक बात की है कि जो पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर के लिए एक बुनियाद रखी गई थी, तो क्या काकड़ साहब के पास वो एक्सपीरियंस मौजूद है? ना कभी वो सूबाई वजीर रहे, ना कभी फेडरल मिनिस्टर रहे, ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव उनके पास तजर्बा है। अगर हम किसी जज पे इख्तलाफ करते हैं, किसी टेक्नोक्रेट पे इख्तलाफ करते हैं, तो कम से कम मैंने यही तजवीज़ दी है कि हमें पाकिस्तान का कोई साबिक सदर, साबिक वजीर आजम, साबिक स्पीकर, नेशनल असम्बली, चेयरमैन सेनेट या मुंतखब वजीर आला किसी सूबे का, उनमें से बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनमें से किसी को निगरान वजीर आजम बनाना चाहिए जिसके पास कम से कम तजर्बा मौजूद हो। और देखिए, जब आप ऐसे फैसले करते हैं, अगर हम बलूचिस्तान को राजी कर रहे हैं तो क्या बलूचिस्तान के सिर्फ एक बात मैं आपसे ही कंटिन्यू कर लूंगा, मुझे ब्रेक लेने दें, मैं आपसे ही कंटिन्यू कर लूंगा। ये 2 चीजें मैं समझना चाहूंगा आपसे। जो आपने तजुर्बे की बात की, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी उनके पास भी तजुर्बा नहीं था और उनको पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा और इंतहाई अहम वजारत है वो दी गई। और दूसरा, मैं ये बात समझने से कासिर हूँ कि आइन की एक प्रोविज़न है, उसका एक इख्तियार जो है कि अगर इलेक्शन कमीशन चाहे, यानी कि अगर सिकंदर सुल्तान राजा साहब चाहें तो ये हो जाएगा, अगर ना चाहें तो वो हो जाएगा। क्या वो डिसीजन ले सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविज़न के प्रो या फिर उसके अगेंस्ट बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डायरेक्टली जाएंगे बैरिस्टर आमिर हसन साहब की तरफ। आमिर हसन साहब, मैंने ब्रेक से पहले 2 सवालात आपसे कर लिए थे। एडिशनली आपने पीपल्स पार्टी ने और दीगर सियासी जमातों ने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो फैसला किया, खुद अपने हाथ पांव काट के आपने इलेक्शन कमीशन को पकड़ा दी हैं। तो 20 जुलाई तक तो आप लोग ये कहते रहे कि पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात होंगे। पीपल्स पार्टी के पास चांस था, वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में उनके वज़ीर आला 2 इंतहाई अहम बातों को बुनियाद बना कर के इस वक्त 2 निगरान वज़राए आला हैं जिनके पास सूबे का मैंडेट मौजूद नहीं है, वो इलेक्टेड नहीं है, वो ये डिसीजन नहीं ले सकते। आप इस मामले के ऊपर बेशक मेजॉरिटी दूसरी तरफ होती, आप इसको कम से कम अगर कर सकते थे तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन में भेज सकते थे, वो भी नहीं किया। और अब ये खदशात हैं और ये खदशात बहरहाल मौजूद हैं कि इलेक्शन फरवरी मार्च में भी शायद ना हो। ये शक अगर करना हो, पाकिस्तान के अंदर ये पुरानी आदत है कि साजिशी बयानी तो बहुत मौजूद होते हैं। हाथ पांव किससे काट के दे दिया? आइन है, आइनी इख्तियारात है, हाथ पांव कैसे काटते हैं? और इसमें कोई सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इख्तियार नहीं है, ये पूरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें तमाम सूबों के मेंबर्स हैं, सबका इख्तियार है कि वो फैसला करे। और इख्तियार नहीं, उनकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने इलेक्शन करवाने हैं और वो जवाब दें इस चीज के कि उन्होंने इलेक्शन करवाने हैं। इसलिए शक इलेक्शन नहीं होंगे तो क्या होगा, और जो भी होगा क्या सबके लिए एक्सेप्टेबल होगा? क्या कोई इतनी मजबूती पाकिस्तान के अंदर किसी की भी अगर शक किया जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, तो क्या एस्टेब्लिशमेंट इतनी मजबूत है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट वो खड़ी हो जाएगी और उसे इतनी हिमायत मिल जाएगी? ऐसी कोई बात नहीं है। मुल्क के हालात इजाजत ही नहीं देते हैं कि आगे बढ़ा जा सके, और ना हमें शक है, ना हो सकता है, ना होगा। तमाम आईनी इदारे मौजूद हैं अपनी अपनी जगह पे और अपना काम करेंगे। जहां तक आपने एक्सपीरियंस की बात की, तजर्बे की बात की चेयरमैन साहब के, देखिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो को 14 साल तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी चलाने का तजर्बा है। सिंध हुकूमत को उन्होंने वहां पे एक तरह से रहनुमाई उसकी की है। उसके बाद मैंने यही बात की थी कि वजीर आजम के लिए कम से कम वो कोई वजीर होते, सूबाई या वफाकी। तो बिलावल साहब भी पहले वफाकी वजीर बने हैं, आज उनके पास एक इस चीज का एक्सपीरियंस तो है ना, तो एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेरा सवाल किसी पे तनकीद करना नहीं था, मेरा सवाल बड़ा बुनियादी है कि अगर किसी को वजीर आजम बनना है तो पाकिस्तान, देखिए ना आज बलोचिस्तान क्या सारा खुश है, अताउल्लाह मेंगल साहब, डॉक्टर मालिक साहब। अगर आप बलोचिस्तान को खुश करना चाहते हैं तो एटलीस्ट बलोचिस्तान की तो कोई ऐसी शख्सियत होती कि सारे वाह वाह करते, एटलीस्ट बलोचिस्तान ही कर देता। तो मैं ये बात कर रहा हूं कि बहुत से लोग जिन्होंने अपनी जिंदगियां सियासत को दी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर नेक नाम लोग मौजूद हैं, हम क्यों उन्हें आगे आने नहीं देते? क्यों हम मौका नहीं देते हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर? अगर उनकी जगह नहीं है तो कम से कम फिर इसकी बुनियाद रख दी जाए, जो मैंने शर्त लगाई है कि कोई मुंतखब सदर, वजीर आजम, कौमी असम्बली का स्पीकर या कोई वजीर आला हो। और दूसरी बात, अब पॉलिटिकल पार्टीज को देखिए, ये शक जितना बढ़ता जाएगा, पॉलिटिकल पार्टीज जब तक ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करती रहेंगी जिनका कोई दीन मजहब नहीं है, आज उस जमात में जिसका अच्छा हालात आए उसे ले लें। पॉलिटिकल पार्टीज को अपने आप को इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा, अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को तरबियत करनी पड़ेगी और अपनी एक पॉलिटिकल कार्डर को बनाना पड़ेगा। अदरवाइज सारा पॉलिटिकल कार्डर अब खत्म हो गया है। आखिरी पॉलिटिकल कार्डर मैं जो समझता हूं वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो बना के कहते नजरियात की बुनियादों पे। उसके बाद अब कुछ भी नहीं है, एक भेड़ चाल है। बैरिस्टर साहब, भेड़ चाल से सियासी क़यादत नहीं पैदा होती। सही, बैरिस्टर साहब मेरे साथ ही रहिए। शक इस वजह से पैदा होता है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जिसका इजलास 90 रोज में बुलवाना जरूरी है, जिसके चेयरमैन है वजीर आजम, वो सिर्फ एक मरतबा बुलवाया जाता है 16 माह में, वो भी ये फैसला करने के लिए और निगरान वज़राए आला की मौजूदगी में। और वहां पर आर्टिकल 153 जो है आइन का, जिसके तहत ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बनी है, उसमें ये प्रोविजन मौजूद थी कि बहरहाल पीपल्स पार्टी इसके ऊपर एतराज कर सकती थी। इसी तरीके से शक इस वजह से भी होता है कि जो इलेक्शन एक्ट 2017 उसके आर्टिकल 230 में तरमीम की जाती है और निगरान हुकूमत को तकरीबन वो इख्तियारात तजवीज़ कर दिए जाते हैं जो कि एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत के पास होते हैं। सदीक जान साहब, ये आउट ऑफ द बॉक्स बात हो रही है आपके ख्याल में कि इलेक्शन जो है वो इल्तवा का शिकार हो सकता है, या फिर आपको लगता है कि इस जेन्युइन ग्राउंड्स मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पर इन शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है? देखें, पहले मेरी सरकवी साहब जो बैरिस्टर साहब बात कर रहे थे कि क्या एस्टेब्लिशमेंट इतनी मजबूत है कि वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी, इलेक्शन नहीं करवाएगी। जी बिल्कुल है, और उसकी हमें नज़र आ रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़े गरज बरस के सवात में कहते हैं बजट पास नहीं होने देंगे। फिर वही बिलावल भुट्टो साहब जब बजट पास करवाने के हवाले से सेशन होता है वहाँ आके और शहबाज शरीफ साहब के बारे में कहते हैं कि पहले वहाँ पर सवात में धमकियाँ देते हैं कि शहबाज शरीफ, मैं देखता हूँ कैसे आप बजट पास करवाते हैं, और फिर वो वहाँ जाके पार्लियामेंट के अंदर तकरीर करते हैं और कहते हैं कि शहबाज शरीफ तो हमारा वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का, नून लीग तो है ही नहीं।
फिर वो इसहाक डार जिनका नाम उनकी अपनी पार्टी नहीं लेती, कतराती है, उनका नाम आ जाए तो उनको डिफेंड नहीं कर पाती। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि अंकल इसहाक डार, वो तो मेरी वालदा के साथ बड़ा अच्छा उनका ताल्लुक था, उनकी वो तारीफें करते हैं। फिर उसके बाद मरदमशुमारी के ऊपर पीपल्स पार्टी तराजात करती है, लेकिन सबसे पहले जाके दस्तखत करती है सीसीआई में। फिर मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर कुछ लोग पीपल्स पार्टी के बैठ के टीवी पे बात करते हैं, फिर बिलावल साहब को मैसेज आता है और बिलावल साहब पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहते हैं कि जी हम तो मिलिट्री कोर्ट्स को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, आज तक हमारा मौका कुछ और था, अब हम उसको सपोर्ट करते हैं। फिर पीपल्स पार्टी जो है वो किसी और को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनवाना चाहती थी, बन कोई और जाता है, फिर उसके ऊपर एतराज़ का बयान जारी करते हैं खुर्शीद शाह साहब और उसकी भी तरदीद कर दी जाती है। तो इस्टेब्लिशमेंट इतनी मजबूत है, और इस्टेब्लिशमेंट इसलिए मजबूत है जब बदकिस्मती से हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनकी जो लीडरशिप है, जब उनके करप्शन केसेस होंगे तो वो कंप्रोमाइज़ होंगे। आसिफ अली जरदारी साहब के फेक अकाउंट्स केस जो मैंने खुद कवर किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को भेजा था और 42 रेफरेंसेस दायर करने का कहा था, 42 और डॉक्यूमेंटेड चीज़ें मौजूद थी। आप आज अगर चाहें एक हफ्ते के अंदर अंदर एक केस में कन्विक्शन हो जा सकती है जिसके अंदर सारे वो मौजूद हैं, डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, चेक मौजूद हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं। फिर इसी तरह से जो तोशाखाना के अंदर से जो गाड़ियाँ ली गई, अब वो कैसे पकड़ा गया था? गाड़ी एक तो चलो गाड़ी ली नहीं जा सकती थी ना, फिर उसके बाद जरदारी साहब ने जब नवाज शरीफ साहब को वो गाड़ी दी थी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को गाड़ी पसंद थी, 99 में उनके पास थी, जब वो मार्शल लगा और बाहर चले गए, वापस आके मिस ने कहा वो एक गाड़ी है, वो मुझे बड़ी पसंद थी। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, दे दें नवाज शरीफ साहब को। उसके पैसे फेक अकाउंट से गए थे, वो एक अलग केस है। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज बदकिस्मती से जब वो अवाम के साथ ताल्लुक जोड़ने की बजाय अपने ज़ाती मफादियों पर, मुझे बताएं 16 माह में बैरिस्टर साहब का माशाल्लाह हम इनसे कानूनी बातें सीखते हैं। बैरिस्टर साहब बताएं, कोई एक कानून बताएं जो बराह रास्त अवाम के लिए इस पार्लियामेंट ने कानून साजी में बनाया हो। एक कानून बता दें कि ये वो कानून है जिसका बराह रास्त अवाम को फ़ायदा हुआ, कोई एक बता दें। 16 माह में टोटल फोकस अपने मामलात, NRO, ज़ाती मामलात, ज़ाती मफादात के ऊपर आए। क्या जब सुप्रीम कोर्ट पर हमला करना था उस वक्त तो अर्जेंट इजलास बुला लिया गया काबीना का, रात को भी आके इजलास बुला लिया। जब 400 लोग हमारे कश्ती में डूब गए वहां पे, उस वक्त तो इजलास नहीं हुआ, उसके ऊपर तो कुछ नहीं सही। नज़ीर लगारी साहब, आपको भी ये लगता है ये कंप्लीटली एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, या इसे जिसको कहते हैं कि अपने फ़ायदे का सौदा, पीपल्स पार्टी ऑल अलोंग जो है वो हमें चलती हुई नज़र आई PDM के इत्तेहादी जमातों के साथ, जिनके साथ ना उनका सियासी नज़रिया मिलता है, ना मंशूर मिलता है, ना सोच मिलती है, ना फ़िक्र मिलती है, उनके साथ बैठकर करते रहे। और अब हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के अंदर से बहुत सारी आवाज़ें उठने लगी हैं कि जो मसाइल CCI की हो या जिस तरीके से कानून साजी की गई उसके ऊपर भी एतराज़ उठ रहे हैं। लेकिन कानून साजी के बारे में तो मैं भी कह सकता हूँ कि कानून साजी में जिस रफ्तार से कानून बनाए गए और जिस तरह से ऐसे कोई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या जो वो है अपना एक्ट बनाना, फैक्ट्री के से एक्ट निकाले गए जिस तरह से, और 9-10 मेंबरान बैठे हुए हैं तो और वो सिर्फ आयत पर पास किए गए और वो भी आवाज़ नहीं निकल रही थी, उस पर भी पास किए गए। ये एक मैं समझता हूँ कि ये जमहूरियत के साथ, इंसाफ के साथ, कानून साजी के साथ गलत था। और लेकिन इसका एक और प्रॉब्लम है, वो जितने भी सियासी फरीक हैं वो अपनी आँखों को जो है वो थोड़ा सा जख्मी करा के वो फिर देखने के काबिल नहीं है। लेकिन बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान के ताकत के मराकज़ को हर मामले में खुली छुट्टी है कि वो जो चाहें करें, क्योंकि उनकी तरफ देख कोई नहीं सकता, उनके बारे में बात भी कोई नहीं कर सकता, उनके बारे में किसी भी, यानी सिक्योरिटी इदारों की बात नहीं कर रहा हूँ, अदलिया के बारे में भी आप नहीं बात कर सकते, किसी के बारे में। उनके पर्सनल बहुत सी चीज़ें बहुत से लोगों के पास हैं। पर्सनल कंडक्ट पर बात करेंगे तो आपको पकड़ लिया जाएगा, जनाब आप तो गुलाम मोहतरम जनाब के खिलाफ कोई बात जो है वो कंडक्ट पर बात नहीं कर सकते। तो ठीक है, हम चुप करके बैठ जाते हैं, लेकिन मासेस या पॉलिटिकल लोग जो हैं वो शायद चुप करके ना बैठें। ये जो कानून साजी हुई है, मैं एग्री करता हूँ कि कानून साजी इस तरह से, इस रफ्तार से नहीं होनी चाहिए थी। बाकी जितने भी अगर मुकदमात हैं उनको फ्री और फेयर होना चाहिए और उन पर तमाम लोगों पर उन मुकदमात का फैसला होना चाहिए। लेकिन अगर परस्यू ना करे आपका प्रोसिक्यूशन, और आज से नहीं 30 साल से आसिफ अली जरदारी पर जो पहला इल्ज़ाम लगाया गया था, मतलब पहला इल्ज़ाम नहीं था बल्कि वो झूठ था, बिल्कुल सरासर झूठ था, क्योंकि मैं उस चीज़ से वाकिफ था कि जी इनके घर में डिस्पोज था और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने वो आते ही उसको तोड़वा दिया। यानी ये कि हम बता रहे हैं कि आप बहुत बड़े खराब किरदार के आदमी के साथ आपकी शादी हुई है लेकिन आप बहुत अच्छी हैं, ये पहला मैसेज ये दिया गया। और मुझे पता है कहाँ स्टोरी घड़ी गई, किस तरह बनाई गई, कहाँ फैब्रिकेट हुई, क्या क्या उसके अंदर बनाया उस घर के। मैं दरो दीवार से वाकिफ था, उनके वालिद के साथ मेरा ताल्लुक था,
जनाब आसिफ अली जरदारी के, सब झूठ था, बकवास था और उसको चलाया गया। फिर उसके बाद उनके खिलाफ जितनी भी चीजें हैं मुसलसल चलाई जाती रही और यही हुआ कि जब इक़्तिदार से 20 महीने के बाद पीपल्स पार्टी हटाई गई तो आसिफ अली जरदारी फौरन पकड़े गए। फिर उसके बाद जो 96 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म हुई, आसिफ जरदारी फिर पकड़े गए। मुशर्रफ का पूरा अरसा, आखिरी 2 साल छोड़कर बाकी पूरा अरसा वो सारा जेल में गुजारा। और ये जो मियां नवाज शरीफ के 3-4 साल थे ये जेल में नहीं रहे, वरना नवाज शरीफ की जिंदगी में, इक़्तिदार में, वो जब भी वज़ीर आज़म रहे आसिफ अली जरदारी जेल में रहे हैं और जेल में जितने भी मुकदमात बने वो जेल से ही बरी हुए हैं। और उन्हें ये कानून साजी तो कल की बात है जो हुई है, उससे पहले कोई कानून साजी नहीं, तमाम मुकदमात में वो ट्रायल भी हुए और इक्वेटर हुआ और तमाम बरी हुए और तमाम चीज़ें मौजूद थी। और ये जो जस्टिस कयूम ने टेलीफोन पर सजा दी थी, जिस पर वो अब बातें सारी की सारी मंजर यहाँ पर हैं सारे, जस्टिस कयूम ने जिस तरह से वो डिक्टेशन दी जा रही थी वो भी सामने है किस तरह से सजा दी गई थी। अच्छा, इस सारी सूरत हाल के बाद पॉलिटिकल पार्टीज एक रियलाइजेशन करती हैं। वो रियलाइजेशन ये होती है कि जी चल ठीक है, हमने भी गलत किया, आपने भी गलत किया, और हम बैठते हैं और एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करते हैं। वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद वो उन्होंने स्पेस दिया एक दूसरे को। अब ये बात एस्टेब्लिशमेंट को ठीक नहीं लगी, उन्होंने बाय हुक एंड क्रुक एक और लीडर पैदा करना शुरू किया। फिर उसके साथ जिस तरह की सहूलतें की गई, जिस तरह उसे पंप किया गया, जिस तरह से उसके अंदर किया गया, उसके अगर माली मामलात को सामने लाया जाए तो ये जो है पूरा लर्जा तारी हो जाएगा एक एक चीज पर। कैसे लाहौर का जलसा हुआ मुझे पता है ना, एक एक चीज का कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, किसने क्या किया, किसने क्या डील की, किसने कितना पैसा दिया, डाला किसने लिया, ये सारी चीजें मौजूद हैं। हम लोगों को इसलिए चुप हैं कि भाई आप तो इस सारी सूरत हाल के अंदर आकर किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते हैं, आप सिर्फ उनको अंडरमाइन करते हैं, फिर नए हीरो को लेकर आते हैं और नए हीरो जीरो होने तक आपके साथ कंधे पर सवार रहते हैं। सही लगारी साहब, जैसे गिर पड़ते हैं। लगारी साहब मुझे ब्रेक लेनी है। बहरहाल ये बात हम भी समझने से कासिर हैं, जो आप एतराज़ उठा रहे हैं ये जेन्युइन सवालात हो सकते हैं, लेकिन वो 16 माह जो इस हुकूमत ने गुजारे और इसका 1 पॉइंट एजेंडा चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमात और जो पॉलिटिकल विच हंटिंग है वो नज़र आता था। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 16 माह की हुकूमती वजीर की नहीं निकाल कर दिखाई जा सकती जिसमें टारगेट जो है वो अपनी अपोजिशन पार्टी ना हो। उसके बावजूद ये जिन चीज़ों का आप तस्करा कर रहे हैं उस पर कोई एक भी मुकदमा नहीं कायम किया गया और उस स्टेज पर नहीं पहुंचा जो आपके जो गुफ्तगू उसके मुताबिक होना चाहिए था। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपके सामने रखेंगे कि जो निगरान वज़ीर आज़म आ रहे हैं, आ चुके हैं, उनकी काबीना किस किस्म की होगी और उनके सामने 3 सबसे बड़े चैलेंजेस कौन से होंगे। बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 8वें निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने जो है वो कुर्सी संभाल ली है। चंद दिनों में उनकी काबीना सामने आ जाएगी, काबीना हल्फ उठा लेगी। बहुत सारी चैमगोइयाँ चल रही हैं कि उनकी काबीना शायद ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी होगी। जो इससे पहले निगरान वज़ीर आज़म रहे नासिरुल मुल्क साहब 8 रुकनी काबीना थी। खोसो साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिनको बनाया था 2013 में, उनकी 14 रुकनी काबीना थी। लेकिन अब लगता है कि एक बड़ी काबीना होगी। बैरिस्टर आमिर हसन साहब के पास चलते हैं। आमिर हसन साहब, जाहिर है कि तमाम सियासी जमातों का मुकम्मल इत्तफाक राय तो नहीं है, लेकिन काकड़ साहब जो हैं वो बहैसियत मजमूई उनके ऊपर कोई ख़ास क्रिटिसिज्म नहीं हुई, बहुत ज़्यादा किसी तनाज़े में उलझी हुई शख्सियत नहीं है। तो आपको लगता है कि आपकी कौन सी 3 बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे कि वो क्या करेंगे आने के बाद, और जो है वो आप क्या समझते हैं कि इन कौन से चैलेंजेस हैं उनके सामने? देखिए, हमारी उनसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। उनकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने असिस्ट करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को गैर जानिबदार, मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शंस के लिए, और अपनी मुद्दत के अंदर इन इलेक्शंस को होना है। इससे ज़्यादा तो वज़ीर आज़म की ना कोई जिम्मेदारी है और ना हमें उनसे कोई तवक्कुआत वाबस्ता करने चाहिए कि वो ये करेंगे और ये ना किया तो ऐसे हो जाएगा। सिर्फ एक है, एक ही उनकी जिम्मेदारी है। अगर ये कमा हक्का उन्होंने अदा की तो वो सुरखरू होंगे, और अगर इसे अदा करने में कोई कमी रही तो वो सुरखरू नहीं होंगे। उनके लिए तो कोई बहुत ज़्यादा है ही नहीं कि कोई ऑप्शंस हैं कि ये कर लें, ये नहीं तो ये कर लें। एक ही ऑप्शन है, इलेक्शंस करवाने हैं और उन्हें जाना है। हमारी तवक्को है कि जल्द अज जल्द होंगे। कैबिनेट एक इतनी चाहिए जितनी मुल्क चलाने, कोई सियासी हुकूमत तो है नहीं, सियासी मामला तो है नहीं है, तो हुकूमत इतनी चाहिए जो अच्छी मिनिस्ट्रीज को चलाए, जो एक गवर्नमेंट
जितनी भी स्टेबिलिटी दे के गई है, इससे मैं भी कह सकता हूं कि कोई बहुत अच्छे हालात इस 14 माह 16 माह के अंदर इतने नहीं थे। और उसकी वजह ये नहीं थी कि ये 14-16 माह अच्छे नहीं थे, उसकी वजह पाकिस्तान के पिछले 3-4 साल और उससे पहले पाकिस्तान के अंदर एक फितने और फसाद की जो बीज बोया गया था वो वजह थी, जिसने सियासत का बेड़ा गर्क करके रख दिया। देखिए ना, सारे बातें करते हैं, ये नहीं देखिए हम हैरान होते हैं जब लोग बैठ के आसिफ अली जरदारी का बुग़्ज़ लोगों के सीने में ऐसे दहकता है कि खत्म ही नहीं हो रहा। ये वो आसिफ अली जरदारी है जिसे उसके दुश्मनों ने मर्दे उर कहा 12-14 साल जेल काटने पे, जिसे आलमी इदारों ने ज़मीर का कैदी कहा, जिसकी जुबान काटी गई, जिसे तकलीफ पहुंचाई गई, जिसके जवानी के 14 साल आपने कैद में रखा, फिर बाइज्जत बरी कर दिया। हर हुकूमत ने रखा, आमरों ने भी रखा, सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमतों ने भी रखा। अभी भी हर कोई बंदा उठता है, कहते हैं मेरे पास बड़े सबूत है। आपके पास सबूत इतने हैं, आप सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हैं, तो फिर सबूत लेके चले जाएं यार, एक दफा फिर अपना शौक पूरा करने। मैं समझता हूं कि ये वो बुग़्ज़ है पाकिस्तान की जेन्युइन पॉलिटिकल लीडरशिप के बारे में। अभी सदीक जान साहब ने फरमाया कि इमरान खान का 1 पॉइंट विच हंटिंग, क्या विच हंटिंग हुई है जी? 16 महीने में इमरान खान कितनी देर जेल में रहा है? इन 16 महीने में से 12-14 महीने तो इमरान ने नाक में दम किए रखा है। जो इमरान ने काम किया है वो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि उसने पाकिस्तान की फौजी तनसीबात के ऊपर और उनकी अलामतों के ऊपर हमले किए हैं। पाकिस्तान की फौज को मीर जाफर मीर सादिक कहा है, उसने पाकिस्तान की फौज को जानवर कहा है। आप ये कभी किसी ने किया है क्या? जिन पे आप मुझे बात करने दें ईसा साहब, आप मुझे पता है आप अपना फिर आप 3-4 मिनट लेते होते हैं, उसमें क्लियर कर लीजिएगा। आप करेंगे जरूर इमरान खान को, लेकिन मुझे तो मौका दे दें। अच्छा, बात ये है कि वो कितना अरसा इमरान खान को 16 महीने में से कितनी देर जेल में रहा है जो विच हंटिंग हुई है, और अब इमरान के 4.25 साल में देखें कि हम लोग कितनी देर जेल में रहे हैं। विच हंटिंग सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुई है। ये कौन सी विच हंटिंग है? जुमा 8 दिन भी नहीं हुए जेल में और तमाशा लगा हुआ है। हम 14-14 साल जेल में काट आए हैं और अभी भी ये हो रहा है कि भाई ये हो जाए, हमें फांसियां लगा ली, गोलियां मार दी, हमें 14-14 साल जेलें दे दी, हमारा छोड़ा कुछ नहीं आप लोगों ने। सियासी पार्टियां तोड़ के ये लाडले आप बनाते रहे हैं, इनकी सियासी जमातें सजाते रहे हैं, तो आज आके अभी भी आपको उसी का रोना। मैं समझता हूँ आज 14 अगस्त है, कम से कम आज के दिन ही तो अपने गिरेबानों में हमें इसे चाक करके इसके अंदर झांकना चाहिए। पाकिस्तान को, समाज को इतना डीपोलिटिसाइज ना करें, इसे पॉलिटिकल रहने दें। और यही हम कहते हैं कि हम तो हर वक्त हर जमात को मुशर्रफ व जमहूरियत करते हैं, सही। उन्हें जमहूरियत सिखाते हैं, बैरिस्टर साहब इस मौजू के ऊपर बहस बाद के लिए उठा रखते हैं। मैं सवालात तक महदूद रहता हूं क्योंकि वक्त कम रह गया। सदीक जान साहब, बैरिस्टर साहब ने कहा कि तवक्को नहीं है, जिम्मेदारी है अनवारुल हक साहब की। तवक्को जो है वो मोहसिन नकवी साहब से भी नहीं थी, उनकी भी जिम्मेदारी थी 90 दिन में इलेक्शन करवाने चाहिए थे। वो प्लास्टिक की सड़कें, ई टेंडरिंग, सड़कें वाइड करने का मंसूबा, फ्लाईओवर, अंडरपास, वो सब कुछ बना रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो जिम्मेदारी थी वो वहाँ पर भी फिर कोशिश करनी चाहिए थी सियासी जमातों को, उनको कहें कि आपकी जिम्मेदारी इलेक्शन करवाना है? देखिए, बैरिस्टर साहब की जमात ने और नून लीग ने बहुत भारी जिम्मेदारी दी है अनवारुल हक काकर साहब को। एक तो उनको जिम्मेदारी दे दी है कि जिन चीज़ों का कुछ 50 से 60 प्रोजेक्ट SIFC ने जिनकी मंजूरी दी है उनको वो आगे बढ़ाएंगे। इन्होंने उनको ये भारी जिम्मेदारी उनको और इलेक्शन कमीशन को दी है CCI में मंजूरी देकर कि 4 से 7 माह लगेंगे ये हल्का बंदियों में, और उसके बाद उनके ऊपर एतराज़ात सुनने में, और उसके बाद फिर चंद दिन चाहिए होंगे। यानी बड़े आराम से 7 से 9 माह की इन्होंने जिम्मेदारी दी है इलेक्शन कमीशन को और निगरान हुकूमत को कि आप मामला चलाएंगे। इन निगरान हुकूमत को इतना मजबूत किया है बैरिस्टर साहब की जमात ने और इनकी इत्तेहादी मुस्लिम लीग नून ने कि वो बड़े आसानी से साल, 1.5-2 साल भी चला सकते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है। यही तो मसला है ना हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का, कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ कंप्रोमाइज्ड होती हैं। इनके अंदर वो नहीं हो फिर मसला होता कि ये फिर खड़े हो सकें। और जिस तरह की इन्होंने कानून साजी, एक के बाद एक कानून साजी करते चले गए, इनसे एक लफ्ज़ नहीं बोला गया इन पॉलिटिकल पार्टी से कि नहीं हम ये नहीं करते। और दूसरी बात ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो शहबाज शरीफ साहब बता रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब को एक तो दाद देना, वो कोई ढके छुपे बात नहीं कर रहे कि वो तो सीधा कह रहे हैं कि मैं आँख का तारा था, मैं आँख का तारा हूँ। और वो तो पुल उन्होंने बनाया है या ओवर ब्रिज बनाया है, उन्होंने क्रेडिट आपको पता है कि जहाँ उनको देना चाहिए तो उन्होंने वहाँ दिया। तो बाकी निगरान हुकूमत को इन्होंने बहुत ताकतवर किया है। निगरान हुकूमत ताकतवर है और वो लंबार से चल सकती है। उसको लीगल, आइनी, कानूनी जवाज़ फराम कर दिया पीपल्स पार्टी और नून लीग ने, क्योंकि इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था कि उसके अलावा ये क्या करें।
तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई इलेक्शन होने जा रहे हैं। और ये बात पीपल्स पार्टी को भी पता है, ये बात मुस्लिम लीग नून को भी पता है। टीवी पे माने ना माने, आपको भी पता है कि आप नहीं मिलते। और जहाँ तक निगरान सटक की बात है, क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोग पहले नहीं कह रहे थे कि हमें बता दिया गया है कि प्राइम मिनिस्टर तो हमारी मर्जी का होगा, हाँ आपको 2-2 4-4 वजारतें दे देंगे, आप अपने अपने नाम दे दें। और मुझे अब लगता है कि वो जो ये नाम देंगे वो भी नहीं होंगे, क्योंकि गेम अब इनके हाथ से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर निकल चुकी है। नज़ीर लगारी साहब, ये जो खदशात हैं, ये जो बहुत सारे लोगों के कंसर्न्स हैं, ये इसके ऊपर सवाल जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जो आखिरी दिन था वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, जिस दिन उन्होंने नामजदगी की, उस दिन डॉन की आरफा नूर साहिबा हैं, वो ज़ाहिर है कि कैमराज नहीं थे वहाँ पर मौजूद, लेकिन उन्होंने मेरी खबर के मुताबिक उन्होंने ये सवाल किया वज़ीर-ए-आज़म से कि जमहूरी प्रोसेस और जमहूरी अमल के हवाले से सहाफ़ियों को, हर किसी को तशवीश है कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, आप तो बिल्कुल एक दरमियान में हवा में बात छोड़कर जा रहे हैं, आईनी बहरान पैदा हो सकता है, आपकी कोई फिक्र नज़र नहीं आती। तो उस पर वज़ीर-ए-आज़म तो ये कहकर बरी ज़िम्मा हो गए कि अब मामला इलेक्शन कमीशन की डोमेन में है। तो आपको लगता है कि ये जानबूझकर ये लंबी ब्रेक मुस्लिम लीग नून चाहती है या इस पर सब ऑन बोर्ड है? नहीं, मेरा ख्याल है कि जब इन्होंने ये 2 चीज़ें की, एक तो ये कि इसका कॉमन इंटरेस्ट की जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जब इन्होंने इजलास किया, और उस इजलास में जब बैठकर जो फैसले किए थे, उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि इसमें वक्त लग सकता है और ये आईनी मुद्दत में नहीं हो सकते हैं। एक बात मैंने मालूम की। और दूसरी बात ये कि ये जब बाख्तियार बना रहे थे हुकूमत को, और वो अख्तियारात दे रहे थे जो एक मुंतखब हुकूमत इस्तेमाल करती है, जब वो अख्तियारात उनको दे रहे थे, तो उस वक्त भी ये लग रहा था कि ये इस तरफ को जा रहे हैं। और इसमें जो भी थे पार्टियां, वो ऑन बोर्ड थी। कोई ये नहीं कह सकता आप बाहर जाकर कि जी मैं नहीं था ऑन बोर्ड, या ऑन बोर्ड थे। और असल मसला ये है कि क्या इस स्पेस होने के बावजूद एक आईनी ज़रूरत को भी आप पूरा करें। ये वो भी मैं ताज हैदर साहब से एक दफ़ा हमारे दोस्त बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई 3 महीने के अंदर मैं बना कर दे देता हूँ, हल्का बंदियाँ भी कर देता हूँ और वोटर लिस्टें भी बना देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत आराम से 3 महीने में हो सकता है। अब आपने काउंट डाउन शुरू कर दिया है आज से, और नए वज़ीर-ए-आज़म ने हल्फ उठा लिया है। अब से 90 दिन के अंदर जो है, आप अगर ये काम कर रहे हैं और दूसरा काम नहीं कर रहे हैं, तो आप इलेक्शन कराना चाहते हैं। इवन हम वज़ीर-ए-आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। क्या वो इलेक्शन की तरफ जाते हैं और वो ये तमाम चीज़ें पूरी करते हैं या नहीं करते हैं? और अगर इसी में हमें लग गया कि जनाब ये बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं और मुद्दत बढ़ा रहे हैं, या मुद्दत को जिस तरह से कहा जा रहा है कि 1 साल 2 साल तक बढ़ा रहे हैं, तो हमारा काम क्या है? हमारा काम तो सीखना है ना। हम अपनी बात करते रहेंगे कि जनाब आप ठीक नहीं कर रहे हैं। और बात यह है कि सोसाइटी जो पोलराइज्ड है, ऑलरेडी पोलराइज्ड है, पिछले 16 महीने की पोलराइजेशन, उसका आप अंदाज़ा लगाएं, और जो आगे पोलराइजेशन होगी और उसमें प्लस होगी, जमा होगी और शामिल होगी, तो उसके अंदर जो चीज़ें बनेगी वो ज़्यादा खतरनाक होंगी, ज़्यादा ठीक नहीं होंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, कोई दूसरा रास्ता अख्तियार नहीं करना चाहिए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बैरिस्टर आमिर हसन साहब, सदीक जान साहब। आज के प्रोग्राम के इख्तिताम पर जो है वो जाहिर है कि पाकिस्तान जो है वो 76 बरस का हो चुका। 76 बरस की जो गलतियां हैं उनकी तरफ देखने की ज़रूरत है, उन गलतियों से सीखने की ज़रूरत है। और आज के प्रोग्राम का इख्तिताम जो है वो मैं इस दुआ के साथ करूँगा कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जैसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ ख़िज़ां को भी गुज़रने की मजाल ना हो। यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे, और ऐसा सब्ज़ कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। खुदा करे न कभी खम सरे विकार वतन, और इसके हुस्न को तशवीश माहो साल ना हो। हर एक फ़र्द हो तहज़ीब व फ़न का औजे कमाल, कोई मलूल ना हो, कोई खस्ता हाल ना हो। और खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।